सुबह का समय, रसोई में सावित्री देवी अकेली नाश्ता बना रही हैं। इतने में रीमा जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है, हाथ में मोबाइल, कंधे पर बैग और चेहरे पर घबराहट। मम्मी जी, मेरा नाश्ता जल्दी दे दीजिए ना, आज फैशन शो में जाना है, अगर लेट हो गई ना तो मेरा पूरा स्लॉट निकल जाएगा। अरे बहू 2 मिनट रुक जा, पराठा बस सिक ही रहा है। तभी ऊपर से तन्वी भी सीढ़ियां उतरती है, हाथ में कैमरा, गले में माइक और मोबाइल पर लगातार बात करते हुए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन दिखाने वाली हूँ, बस 5 मिनट में लाइव आती हूँ। मम्मी जी, मेरा ओट्स वाला नाश्ता तैयार है ना? अरे बेटा, पहले रीमा का पराठा उतार लो, फिर तुम्हारा ओट्स बना दूंगी। क्या हुआ, आपको भी अजीब लग रहा है ना कि बहुएं सास से नाश्ता मांग रही है? लेकिन आज समय बदल चुका था। अब बहुएं सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी, किसी की अपनी पहचान थी तो किसी का अपना काम। लेकिन इस पहचान और काम के बीच घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी कि रसोई धीरे धीरे सिर्फ सावित्री देवी के कंधों पर आ गई थी। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था, तभी पिताजी, एक बात कहनी थी। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी पूरा दिन रसोई में लगी रहती है, हम लोग भी अपने काम की वजह से मदद नहीं कर पाते। मुझे लगता है अब घर में एक ऐसी काम वाली रख लेनी चाहिए जो सफाई के साथ साथ पूरा खाना भी बना दिया करे। बिल्कुल, कभी ब्रांड शूट, कभी वीडियो एडिटिंग, कभी मीटिंग, कभी इवेंट। हम सच में इतना बड़ा परिवार नहीं संभाल पा रहे। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, अगर घर की सुविधा बढ़ती है तो रख लो काम वाली। आखिर सावित्री की भी अब उम्र हो चली है, उसके भी अपने कुछ अरमान या प्लान होंगे, रख लो एक खाना बनाने वाली। सावित्री देवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बात वहीं छोड़ दी, क्योंकि बात तो ये भी सही थी कि अब सावित्री देवी भी रसोई को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। ठीक है, लेकिन रसोई किसी भी घर की सबसे अहम जगह होती है, जिसे भी रखो सोच समझ कर रखना। माँ जी, अब चिंता मत करिए, हम बहुत अच्छा खाना बनवाने वाली रखेंगे, जिसे हर तरह का खाना बनाना आता हो। हाँ, वैसे हमें भी रोज रोज अलग अलग तरह का खाना ही पसंद आता है। हाँ, माँ के ऊपर भी सारा बोझ नहीं आएगा और तुम दोनों भी अच्छे से अपने काम पर ध्यान दे सकती हो। सावित्री देवी के इस एक वाक्य पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा मम्मी जी बस पुरानी सोच की है, लेकिन उन्हें शायद रसोई की अहमियत बाकी सबसे ज्यादा पता थी। 2 दिन बाद घर में नई काम वाली आ गई, अनुपमा। साधारण सा पहनावा, मीठी आवाज और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। नमस्ते माँ जी, आप मुझे बस बता दीजिए किसको क्या पसंद है, बाकी पूरी रसोई मेरी जिम्मेदारी। सच कहती हूँ, आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। सावित्री देवी ने उसे पूरे घर की रसोई दिखाई, मसाले कहाँ है, दालें कहाँ रखी है, राशन का स्टोर कहाँ है, सब समझा दिया। देखो अनुपमा, हमारे यहाँ लोग ज्यादा है, इसलिए खाना भी ज्यादा बनता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शुरुआत के कुछ दिन सचमुच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह का नाश्ता समय पर, दोपहर का खाना समय पर, रात का खाना बिल्कुल वैसा होता जैसे सबको पसंद था। रीमा और तन्वी अब बिल्कुल बेफिक्र थी। अब उन्हें ये गिल्ट भी नहीं था कि उनकी सास को सब कुछ करना पड़ रहा है। वाह, अब तो मैं आराम से शूट कर पाती हूँ और मुझे भी कंटेंट बनाने का पूरा समय मिल जाता है। अरे भाई, अनुपमा के आने से तो घर की रौनक ही बदल गई। उसके हाथों में सच में काफी स्वाद है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना अच्छा खाना बना लेती होगी। क्या सावित्री, तुम क्या कहती हो? हाँ, लड़की तो अच्छी है, खाना भी अच्छा बना लेती है। अनुपमा ने सच में सबको खुश कर दिया था अपने काम से। 1 महीना होने को था और आज सुबह ही राशन वाला ट्रॉली भरकर सामान छोड़कर गया। आटा, चावल, दालें, तेल, मसाले, पूरा स्टोर फिर से भर गया। अनुपमा अकेली ही सारा सामान जमाने लगी। तभी उसने इधर उधर देखा, घर में कोई नहीं था। उसने धीरे से 2 बड़े डिब्बे अलग निकालकर स्टोर के एक कोने में रख दिए। फिर एक कॉपी निकाली और उसमें कुछ लिख दिया। इतने में, अरे अनुपमा, सब ठीक है ना? हाँ भाभी जी, बस राशन का हिसाब लिख रही थी ताकि बाद में भूल ना जाओ। अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम तो बड़ी जिम्मेदार निकली। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ का हर काम देखना मेरा फर्ज है। वही कर रही थी भाभी मैं तो। चलो अच्छा, अब हमें भी किसी बात की फिक्र नहीं है। कई बार सबसे बड़ा भरोसा सबसे बड़ी लापरवाही बन जाता है, और इस घर में भी अब धीरे धीरे वही होने लगा था। दिन बीतते गए, अब घर में किसी को रसोई में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रीमा सुबह निकल जाती, तन्वी अपने कैमरे में व्यस्त रहती, दोनों बेटे ऑफिस, गोपाल जी अखबार में, सावित्री देवी पूजा पाठ और बाकी घर के कामों में। रसोई पूरी तरह अनुपमा के भरोसे थी। अब दरवाजे पर घंटी बजी। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आई।
अरे सावित्री, जरा अनुपमा को बुला देना। क्या, कोई काम था? हाँ, वो थोड़ा सा काम था। इससे पहले कि शर्मा आंटी कुछ कहती, इतने में अनुपमा रसोई से बाहर आई। शर्मा आंटी ने धीरे से उसके हाथ में 200 रुपए रख दिए और फुसफुसाकर बोली, आज वाली 4 प्लेट शाम तक मेरे घर भिजवा देना। अनुपमा ने तुरंत पैसे अपनी चुन्नी में रख लिए और मुस्कुराकर बोली, हो जाएगा। उसी समय सीढ़ियों से नीचे उतर रही रीमा ने ये पूरा दृश्य देख लिया, लेकिन उसे लगा शायद शर्मा आंटी ने किसी निजी काम के पैसे दिए होंगे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम को निकल गई। शर्मा, इनको कोई काम था क्या अनुपमा तुमसे? अरे माँ जी, वो मेरे बच्चों के लिए कुछ पैसे देने आई थी, बेचारी कह रही थी उनके लिए थोड़े खिलौने और चीजें ले लेना, बस वही था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम रात की रसोई देख लेना, फिर मैं अब सत्संग में जा रही हूँ। अरे माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगी। अब तो मुझे पता है इस घर में किसे क्या पसंद है। हाँ भाई, तुम हो तो अब मुझे भी कोई फिक्र नहीं है। जिस रसोई में घर वाले झांकना छोड़ दे, वहां चूल्हा सिर्फ खाना नहीं, कहानियां भी पकाने लगता है। और अनुपमा की रसोई में अब सिर्फ घर का खाना नहीं पक रहा था, कुछ और भी पकना शुरू हो चुका था। अगली सुबह के 7 बजे अनुपमा हमेशा की तरह सबसे पहले रसोई में पहुंच चुकी थी। एक तरफ घर वालों के लिए नाश्ता बन रहा था, तो दूसरी तरफ वो चुपचाप एक और बड़े भगोने में आलू उबाल रही थी। अगर कोई उस समय रसोई में जाता तो उसे लगता इतना बड़ा परिवार है, इसलिए ज्यादा खाना बन रहा होगा। लेकिन सच तो ये था कि इस बड़े भगोने का इस परिवार से कोई लेना देना ही नहीं था। वाह अनुपमा, आज तो सुबह सुबह इतने सारे आलू उबाल दिए। भाभी जी, आज रविवार है ना, हम सब लोग घर पर रहेंगे, इसलिए सोचा थोड़ा ज्यादा बना लूं। हाँ सही बात है, इतना बड़ा परिवार है, कम पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, खाना वैसे भी कम नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा जॉइंट फैमिली हो तो। कितना सोचती हो तुम सबके बारे में अनुपमा, इसीलिए तो हमने अब सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। रीमा वापस चली गई। अनुपमा मुस्कुराई। उसने उबले हुए आलूओं का आधा हिस्सा एक अलग स्टील के डिब्बे में भर दिया। अनुपमा ने एक नियम बना लिया था, घर का सामान, घर की गैस, घर की रसोई और घर का समय, लेकिन कमाई सिर्फ अपनी। दोपहर के 12 बजे घर वाले खाना खाकर अपने अपने काम में लग गए। रीना अपने कमरे में ब्रांड के लिए वीडियो शूट कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी घर और करियर को साथ साथ कैसे मैनेज करें। अगर आपको भी टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और विडंबना देखिए, दोनों बहुएं पूरी दुनिया को मैनेजमेंट सिखा रही थी, लेकिन अपनी ही घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कब हाथ से निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। इधर जैसे ही घर वाले अपने कमरों में गए, रसोई का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। एक युवक स्टील के 4 टिफिन लेकर अंदर आया। अनुपमा दीदी, आज 8 प्लेट राजमा चावल। 5 मिनट बैठो, मैं अभी पैक करके देती हूँ। वो फटाफट बड़े भगोने से राजमा निकालने लगी। चावल पहले से तैयार थे, कुछ ही मिनटों में 8 डिब्बे भर गए। पूरे पैसे भेज दिए, आपका मोबाइल देख लीजिए। अरे ठीक है, आ गए पैसे तो अच्छा है। कल कढ़ी चावल चाहिए थे ना? हाँ, 12 प्लेट हो जाएगा। बस तुम 12 टिफिन लेकर आ जाना। और देखो, अब मैं कैश नहीं लेती हूँ, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट ही होगी। हाँ हाँ, हो जाएगा। आप बस कढ़ी चावल तैयार रखना, ठीक है? कल इसी समय पर और इसी दरवाजे से आना। युवक टिफिन लेकर चला गया। इतने में सावित्री देवी पानी लेने रसोई में आई। अनुपमा ने झट से खाली भगोना सिंक पर रख दिया। अरे, आज भगोना इतना बड़ा क्यों निकाला? वो माँ जी, कल वाला भगोना अभी तक ठीक से साफ नहीं हुआ था, इसलिए ये वाला निकाल दिया। और इसमें दाल अच्छे से पक जाती है वैसे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। आज तो बच गई मैं। झूठ बोलना अनुपमा को बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन बार बार बोलते बोलते अब झूठ भी उसे सच जैसा ही लगने लगा था। वो क्या पका रही थी रसोई में, सिर्फ उसे ही तो पता था। भाभी जी, इस बार भी पिछले महीने जितना ही सामान? अरे नहीं, 2 बोरी आटा और बढ़ा दो। पिछले 3 महीने से आप लोगों का राशन लगातार बढ़ रहा है। कोई मेहमान आए क्या? अरे नहीं, बारिश का मौसम है ना, सब कुछ ज्यादा ही खाते हैं। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहे। फिर मैं इस बार ज्यादा बढ़ा देता हूँ, आटा और चावल भी। लेकिन बात तो सही कह रहा है, अब हर महीने कुछ ज्यादा ही राशन नहीं आने लगा घर में। अरे अब अनुपमा ने जो लिखा है वही लिस्ट तो दे रही हूँ मैं से। वो खाना बनाती है, उसे ज्यादा पता है। हाँ ये भी ठीक है, खाना तो हम ही खाते हैं, होता होगा इतना उपयोग। बात तो राशन वाले को भी कुछ समझ में नहीं आई थी, लेकिन वो बस अपना काम करके चला गया। उधर मोहल्ले में 2 महिलाएं बातें कर रही थी। अरे आज खाना बनाया? अरे नहीं बनाया, क्यों बनाऊं, अनुपमा है ना। सही कह रही हो, इतनी बढ़िया दाल बनाती है कि घर वाले तो उंगलियां चाटते रह जाए।
और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली की रसोई का खाना बनाती है वो, और आधे से ज्यादा मोहल्ले का खाना भी बना देती है। इनके साथ हमारा भी तो फायदा हो गया। दोनों हंसने लगी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में एक ही बात फैल गई, अगर घर में खाना बनाने का मन ना हो तो अनुपमा को फोन कर दो। अब किसी को 4 प्लेट चाहिए, किसी को 6, किसी को 10। अनुपमा ने रसोई के एक कोने में एक छोटी सी डायरी भी रख ली थी। उसमें लिखा था, शर्मा जी 6 प्लेट, वर्मा जी 10 प्लेट, गुप्ता जी 8 प्लेट, और सबसे नीचे लाल पेन से पैसे लेने बाकी। ये अब काम वाली की डायरी नहीं रही थी, ये तो एक पूरे बिजनेस का हिसाब बन चुकी थी, जो वो इस जॉइंट फैमिली की रसोई से चला रही थी। हाँ बोलिए, सामने से आवाज आई। 15 अगस्त आने वाली है, इस बार मोहल्ले का कार्यक्रम बड़ा होगा, कम से कम 300 प्लेट का खाना बन जाएगा ना? 300 क्यों, अगर समय मिल गया तो 500 प्लेट भी बना दूंगी बस। रीमा पानी लेने रसोई की तरफ आ रही थी, उसे बस आखिरी लाइन सुनाई दी, 500 प्लेट भी बना दूंगी। रीमा ठिठक गई। 500 प्लेट किससे बात कर रही थी ये? अरे भाभी जी, आप कब आई? अभी किससे बात कर रही थी? अरे मेरी बहन की बेटी की शादी है, वहीं के खाने की बात चल रही थी। अच्छा, सही है, तुम तो इतने लोगों का खाना भी बना लेती हो, ऑर्डर लेना क्यों नहीं शुरू कर देती? अनुपमा हंसने लगी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। झूठ जब बार बार बचाने लगे तो इंसान उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझने लगता है। लेकिन इस बार अनुपमा को क्या पता था कि 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा ही नहीं लाने वाला था, उसकी पूरी सच्चाई भी पूरे मोहल्ले के सामने लहराने वाली थी। 15 अगस्त की सुबह पूरा मोहल्ला तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कहीं देशभक्ति के गाने बज रहे थे तो कहीं लोग पार्क में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी कर रहे थे। उधर गोपाल जी सफेद कुर्ता पहनकर तैयार हो रहे थे। सावित्री, जल्दी तैयार हो जाओ, आज पूरे मोहल्ले का कार्यक्रम है। हाँ जी, बस आती हूँ। आज तो बहुत सारे ब्लॉग भी शूट करने, कितने सारे लोग देखेंगे, और मुझे फैमिली वाली रील भी बनानी है। इतने में घर की घंटी बजी। इस वक्त कौन आ गया? लगता है हमें ही बुलाने आए होंगे। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरे जल्दी खोलिए आप। गोपाल जी ने दरवाजा खोला। बाहर 4-5 लोग बड़े बड़े स्टील के भगोने लेकर खड़े थे। अरे आइए आइए, कार्यक्रम में साथ चलना है क्या? अरे नहीं भाई साहब, हम तो अनुपमा बहन से मिलने आए। अनुपमा से क्यों? अरे आज हमारा खाना लेना है ना। इससे पहले कि गोपाल जी कुछ समझते, इतने में पीछे से 10-15 लोग और आ गए। किसी के हाथ में टिफिन, किसी के हाथ में डिब्बा, किसी के हाथ में बड़ी देगची। अनुपमा कहाँ है? हमारी 20 प्लेट पुलाव तैयार हो गई होगी। मुझे 25 प्लेट छोले लेने हैं। हमारे 50 लोगों का खाना पैक कर दीजिए। कुछ ही मिनटों में पूरा घर मोहल्ले वालों से भर गया। रीमा, तन्वी, गोपाल जी, सावित्री सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन सा खाना, कौन सी प्लेट, आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, इतने सालों से आपकी रसोई से तो खाना ले रहे हैं। पूरे मोहल्ले को बताया कि आपके घर में काम कर रही है अनुपमा खाने की ऑर्डर लेती है, हम बस वही लेने आए हैं। क्या ऑर्डर लेती है अनुपमा? ये सुनते ही घर में एकदम सन्नाटा छा गया। उसी समय रसोई से अनुपमा बाहर निकली। सामने पूरा परिवार खड़ा था और दरवाजे पर पूरा मोहल्ला। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे इस बुड्ढे को कहा था पीछे के दरवाजे से आना, ये तो यहीं से आ गया। मर गई मैं तो। अनुपमा, ये लोग क्या कह रहे हैं? कौन सा खाना बेचती हो तुम? जवाब दो, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। जी मैं यहीं का खाना मोहल्ले में बेचती थी, जो भी घर में बनता था वही मैं प्लेट में भी बेचती थी। क्या मतलब? हमारे घर की रसोई बनाकर, हमारा ही राशन उपयोग करके तुम पैसे कमा रही थी? अरे बहू, हमें तो लगा था आप लोगों ने ही होम फूड का बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए तो हम अनुपमा से ऑर्डर करते थे। लेकिन देखो, घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। अरे घर में रहते हैं ना आप लोग के जंगल में, कि इतनी बड़ी बाढ़ का आपको पता ही नहीं है, बताओ। गोपाल जी तेजी से स्टोर रूम की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर जाकर देखा तो एक कोने में अलग अलग बड़े डिब्बों पर पर्चियां लगी थी। ऑर्डर वाला चावल, ऑर्डर वाली दाल, ऑर्डर वाला तेल। एक शेल्फ पर डिस्पोजेबल प्लेटें रखी थी। दूसरे कोने में बड़े बड़े एल्यूमिनियम के डिब्बे और सबसे ऊपर वो छोटी डायरी, जिसमें शायद कितने महीनों का हिसाब लिखा था और वो पैसे जो अनुपमा ने इस रसोई से कमाए थे। हे भगवान, इतना सारा खाना हमारी रसोई में बनता रहा और हमें पता तक नहीं चला। क्योंकि आप में से कभी कोई रसोई में आया ही नहीं। सुबह का नाश्ता बनाकर आप सब अपने अपने काम में चले जाते थे। माँ जी पूजा में, बाबूजी अखबार में,
दोनों भाभियां अपने अपने शूट में और साहब लोग ऑफिस। दोपहर से शाम तक पूरी रसोई सिर्फ मेरी होती थी। तो तुमने हमारे भरोसे का फायदा उठाया। जी गलती मेरी है, लेकिन एक बात कहूं, इस घर में कभी किसी ने ये तक नहीं पूछा कि आज कितना आटा लगा, कितनी दाल बनी, कितनी सब्जी कटी, राशन कैसे खत्म हो गया। बस हर महीने नया सामान आ जाता था तो फिर लोग तो फायदा उठाएंगे ही। रीमा और तन्वी शर्म से सिर झुका चुकी थी। तभी सावित्री देवी आगे बढ़ी। सबको लगा अब वो अनुपमा को खूब डांटेगी, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे सुनकर पूरा घर चुप हो गया। अनुपमा, तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत था, उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन इस गलती में हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। सावित्री, ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये घर का सबसे बड़ा खजाना होती है। अगर घर का खजाना पूरी तरह किसी एक इंसान के भरोसे छोड़ दिया जाए तो एक दिन वो खजाना घर का नहीं रहता। बहुओं, मैंने कभी नहीं कहा कि अपना काम छोड़ दो, ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पहचान छोड़ो, लेकिन अपनी पहचान बनाते बनाते घर की पहचान से रिश्ता तो मत तोड़ो। और आप हर महीने राशन मंगवा देते थे, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछा पिछला राशन कितने दिन चला। संयुक्त परिवार सिर्फ एक साथ रहने से नहीं चलता। संयुक्त परिवार तब चलता है जब जिम्मेदारियां भी संयुक्त हो। मम्मी जी, आज समझ में आया, हमने काम वाली रखी थी रसोई छोड़ने के लिए नहीं, रसोई में मदद करने के लिए। लेकिन हमने तो पूरी रसोई ही उसे सौंप दी और पलटकर उसे पूछा तक नहीं कि हमारी रसोई का क्या हाल है। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं। आज के बाद तुम इस घर में काम नहीं करोगी। हमें भी लगा था घर वालों की मर्जी से सब हो रहा है, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इत्तला नहीं किया इस बारे में, हम भी ना जरा लालची हो गए थे। कोई बात नहीं, हम सब ने इस बात से सबक तो सीख ही लिया है कि किसी पर इतना भी भरोसा मत करो कि वो आपका ही फायदा उठाने लगे। घर की रसोई सिर्फ चूल्हे और बर्तनों का नाम नहीं होती, वो भरोसे, जिम्मेदारी और अपनापन तीनों का संगम होती है। काम बांटना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी किसी और के हवाले कर देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिस दिन परिवार अपनी ही रसोई से दूर हो जाता है उस दिन कोई और उसे अपना कारोबार बना लेता है, जैसा अग्रवाल परिवार के साथ हुआ था। रिया की शादी के बाद पहली बार पूरा परिवार एक साथ बाजार में घूमने निकला। रिया बहुत ही खुश होकर चारों तरफ देख रही है। रिया, देखो ये बाजार कितना सुंदर और बड़ा है। आज शादी के बाद पहली बार तुम पूरे परिवार के साथ बाहर घूमने आई हो। जो मर्जी आए देख लो। हाँ बहू, तुम्हें जो भी सामान या कपड़े पसंद आए बेझिझक बता देना, आज हम सब मिलकर बहुत सारी खरीदारी करेंगे। तभी रिया की नजर अचानक सड़क के किनारे खड़े चटपटे छोले टिक्की के ठेले पर पड़ती है। वो सीधा ठेले की तरफ दौड़ लगाती है। समीर और परिवार वाले पीछे से हैरान होकर उसे भागता हुआ देखते हैं। भैया, जल्दी से एक बढ़िया प्लेट चटपटी छोले टिक्की लगा दो और उसमें थोड़ी तीखी चटनी ज्यादा डालना। अरे रिया, इतनी भी क्या भूख लगी थी तुम्हें जो तुम बिना बताए ऐसे दौड़ कर आ गई? हम तो घर से खाकर ही निकले थे। अरे समीर, मुझे भूख थोड़ी ना लगी थी, मुझे तो बस रास्ते में स्ट्रीट फूड देखकर खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता, मैं रोक ही नहीं पाती खुद को। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, आप एक काम करो, हम सबके लिए भी एक एक प्लेट छोले टिक्की लगा दो। ठेले वाला सबको प्लेट थमाता है। परिवार वाले आराम से टिकिया खाते हैं, जबकि रिया 2 मिनट में अपनी प्लेट खत्म कर चुकी होती है और मुंह पोंछने लगती है। छोले टिक्की खाने के बाद तुरंत परिवार अभी थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि तभी रिया बिना किसी से कुछ कहे तेजी से कुल्हड़ पिज्जा वाले ठेले पर जाकर, भैया फटाफट एक गर्मा गर्म चीज कुल्हड़ पिज्जा लगा दो, थोड़ा जल्दी करना भैया। अरे अरे बहू, अभी तो तुमने छोले टिक्की खाई थी और अब इतनी जल्दी कुल्हड़ पिज्जा भी खाने लगी। पापा जी, मुझे स्ट्रीट का कुल्हड़ पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, इसके स्वाद के आगे तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। भाभी, आपकी टिकिया तो अभी पेट तक भी नहीं पहुंची होगी और आपने पिज्जा का ऑर्डर भी दे दिया। पापा, ये जब भी बाहर की स्ट्रीट फूड देखती है तो इसका मन ऐसे ही ललचा जाता है। कुल्हड़ पिज्जा खत्म करने के बाद सब लोग अभी 10 कदम आगे ही चले थे कि रिया को तीखी लाल चटनी वाले मोमोज का ठेला दिख जाता है। रिया तुरंत दौड़कर मोमोज वाले के पास जाती है, नेहा चढ़कर अपना मुंह बना लेती है। भैया फटाफट एक प्लेट मोमोज लगा दो, साथ में वो मेयोनीज और लाल मिर्च वाली तीखी चटनी भी लगा देना। बस बस भाभी, हम यहाँ बाजार में घूमने और सामान खरीदने आए हैं, स्ट्रीट फूड खाने का कंपटीशन करने नहीं आए हैं। अरे नैना जी, मुझसे कोई स्ट्रीट फूड खाने में मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं ही फर्स्ट आऊंगी। बहू, इतना तीखा और तेल वाला खाना एक साथ खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा संभल कर खाओ। पापा जी, मुझे कुछ नहीं होता, आप लोग भी ना एक एक मोमो खा ही लीजिए, बहुत टेस्टी बने हैं।
रिया मजे से मोमोज खाने लगती है। पूरा परिवार खरीदारी करने की बजाय बस पूरे बाजार में बहू को एक एक ठेले पर चीजें खाते हुए देखता रह जाता है। बाजार से लौटकर पूरा परिवार थका हारा हॉल के सोफे पर बैठ जाता है। हम तो बाजार घूमने गए थे, सोचा कुछ पसंद आ जाएगा तो खरीद लेंगे, लेकिन हम सिर्फ बहू को कभी कुल्हड़ पिज्जा तो कभी मोमोज खाते ही देखते रह गए। हाँ जी, हम तो कोई सामान ही नहीं खरीद पाए, बस पूरी शाम बहू के पीछे ठेलों पर ही खड़े रहे। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। अगली बार से बाहर जाऊंगी तो खुद पर पूरा कंट्रोल रखूंगी। ठीक है बहू, जो हुआ सो हुआ। अब अपनी ननद के साथ रसोई में जाकर रात का खाना बनवा लो। मम्मी जी, स्ट्रीट फूड खाकर मेरा पेट काफी ज्यादा भर चुका है और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो मैं अभी जाकर कमरे में सोऊंगी। प्लीज ननद जी, आज कॉपरेट कर लो। कल 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 जरूर खाना बनवाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी जी, आज मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन कल से पक्का। हाँ 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 नैना जी, कल से बिल्कुल पक्का। रिया मुस्कुराती हुई अपने कमरे में जाकर सो जाती है। परिवार वाले हॉल में बैठकर आपस में उसकी उस अनोखी आदत पर बातें करते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा है। रोटी और पराठे रखे हैं, लेकिन रिया बेमन से अपनी प्लेट में चम्मच हिला रही है। क्या हुआ रिया, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें नाश्ता पसंद नहीं आ रहा? अब मैंने क्या ही बताऊं कि मुझे घर का बना खाना ही पसंद नहीं है। मुझे तो सिर्फ बाहर का स्ट्रीट फूड चाहिए। क्या हुआ भाभी, मैंने नाश्ता अच्छा नहीं बनाया है क्या? ऐसी बात नहीं है नन्ना जी, नाश्ता बहुत अच्छा बना है, बस मेरा खाने का मन नहीं है। लगता है कल का स्ट्रीट फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। ठीक है बहू, तुम मत खाओ, लेकिन मुझे बाजार जाना है सब्जियां लेने। मैं तो जल्दी ही खाऊंगी। बाजार? मम्मी जी एक काम करो, मुझे भी साथ ले चलना ना। ठीक है बहू, तुम भी कपड़े बदल कर चलो मेरे साथ। रिया तुरंत खुशी खुशी नाश्ते की टेबल से उठकर तैयार होने चली जाती है। सुनीता सब्जी मंडी में एक ठेले पर आलू टमाटर छांट रही है। रिया चुपके से अपनी सास से नजरें बचाकर पीछे हटती है। फिर मंडी में खड़े पोहे के ठेले को देखते ही रिया के कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। भैया जल्दी से एक प्लेट पोहा लगा दो, ऊपर से थोड़े प्याज और नमकीन ज्यादा डाला। सुनीता सब्जी खरीद कर पीछे मुड़ती है तो बहू गायब मिलती है। वो चारों तरफ आके फैलाकर देखती है। अरे ये बहू कहाँ चली गई, अभी तो यही मेरे पीछे खड़ी थी। सुनीता आगे बढ़कर देखती है तो रिया पोहे के ठेले के पास खड़ी होकर मजे से पोहा खा रही है। ये बहू भी ना, घर पे बोली थी खाने के लिए भूख नहीं है, और यहाँ पे पोहे खा रही है। फिर सुनीता अपना सिर हिलाकर आगे बढ़ती है और लौकी वाले के पास रुकती है। भैया 2 किलो लौकी तोल दो। लौकी लेकर जैसे ही सुनीता मुड़ती है वो देखती है कि रिया पोहे खाने के बाद अब समोसे कचौड़ी के ठेले पर पहुंच गई है। ये अभी अभी तो पोहे खा रही थी और अभी ये वहां चली गई, ये बहू भी ना। सुनीता तेजी से चलकर रिया के पास पहुंचती है। रिया समोसा खाते हुए अपनी सास को देखती है। सॉरी मम्मी जी, मैं स्ट्रीट फूड देखकर खुद को रोक नहीं पाई। आप भी खाओ, बहुत टेस्टी बने हैं। नहीं नहीं बाबू, तुम ही खाओ, मेरा पेट तो भरा हुआ है। तभी वहां रिया की 2 शादीशुदा सहेलियां किरण और अंजलि आ जाती है। अरे रिया, तुम यहाँ? हाँ, हम सब्जी खरीदने आए थे, लेकिन तुम यहाँ कैसे? हम भी घर का राशन लेने आए थे। अरे वाह, लोलो खाओ, भैया की समोसे और कचौड़ियाँ बहुत अच्छी है, स्ट्रीट फूड में नंबर 1 है ये भैया। हाँ श्योर, मुझे भी नाश्ता करना ही था। मम्मी जी पैसे दे दो ना भैया के, मैं जितने लाई थी उससे पोहे खा लिए। सास पर्स से पैसे निकालकर दुकानदार को देती है। फिर दोनों सब्जी का थैला लेकर घर वापस लौट आती है। दोपहर के खाने का समय हो चुका है। समीर दफ्तर जा चुका है। सुनीता रिया के कमरे में आती है जहाँ रिया फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है। अरे बहू, आज लंच नहीं बनाना क्या? सॉरी मम्मी जी, मैं बस आने ही वाली थी। बताइए लंच में क्या बनाना है? क्या बनाओगी बहू? लौकी की सब्जी बना लो, रोटी चावल और दाल। लौकी का नाम सुनते ही रिया का चेहरा उतर जाता है और वो निराश हो जाती है। क्या हुआ बहू, ये तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, पसंद है ना, जल्दी बन जाता है। रिया किचन में जाती है और बेमन से लौकी की सब्जी और दाल चावल बनाती है। काश इस स्ट्रीट फूड मिल जाता, काश इस समय स्ट्रीट फूड मिल जाता तो मजा ही आ जाता। ये दाल चावल सब्जी रोटी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। खाना बनाकर रिया डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है। ससुर सास और ननद चाव से खाना खाते हैं। वाह बहू, तुमने बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक टेस्टी खाना बनाया है। मुझे तो अपने लिए दाल चावल सब्जी रोटी का स्वाद ही नहीं पसंद आ रहा। क्या हुआ बहू, किन ख्यालों में खो गई? कुछ नहीं पापा जी, बस मुझे घर वालों की याद आ रही है। एक काम करो ना, अगले संडे को भैया को ले जाना अपने साथ, मम्मी पापा से मिलाना। हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं स्ट्रीट फूड को बहुत मिस कर रही हूँ। दोपहर का खाना खाकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। वो बहुत बेचैन होकर कमरे में चक्कर काट रही है। अब मैं घर से बाहर कैसे जाऊं? कल तो फैमिली के साथ घूमने चली गई थी और सुबह मम्मी जी के साथ बहाना करके चली गई थी। अब बाहर कैसे जाऊं? रिया खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाती है तो उसी गली में मोहल्ले की कुछ औरतें और लड़कियां घूमती दिखाई देती है। स्ट्रीट फूड खाने के लिए अब मुझे मोहल्ले की औरतों से दोस्ती करनी पड़ेगी। शाम 4 बजते ही रिया सुंदर कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। तभी हॉल में बैठे ससुर रामेश्वर उसे देखकर
बहू कहाँ जा रही हो इस वक्त? पापा जी, अब ससुराल में रह रही हूँ तो ससुराल के लोगों से भी तो दोस्ती करनी पड़ेगी ना। मायके में तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं बिना बोले रह नहीं सकती। ठीक है, ठीक है। जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि सही लोगों से दोस्ती करना, नहीं तो घर जोड़ने वाले कम और तोड़ने वाले ज्यादा होते हैं। पापा जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बहू बहुत होशियार है, लोगों के चेहरे पढ़ लेती है। रिया मुस्कुराकर घर से बाहर निकल जाती है। रामेश्वर सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगते हैं। रिया अपने घर के बाहर खड़ी होकर मोहल्ले की हम उम्र लड़कियों किरण और अंजलि से बातचीत शुरू करती है। हाय, मैं अभी अभी इस मोहल्ले में आई हूँ शादी करके। मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। हाय रिया, हम तो तुम्हें जानते हैं, उस दिन मंडी में मिले थे। हाँ, तुमसे दोस्ती करके हमें भी बहुत खुशी होगी। तीनों लड़कियां गली में खड़े होकर हंस हंस कर बातें करने लगती हैं। उसी समय घर के हॉल में सुनीता और रामेश्वर चाय पी रहे हैं। हमारी बहू बड़ी मिलनसार और प्यारी बच्ची है। फिर वो बालकनी में आकर खड़े होते हैं और अपनी बहू को मोहल्ले की औरतों के साथ मार्केट जाते हुए देखते हैं। बहू, कहाँ जा रही हो? बस यही चौराहे तक। रिया अपनी नई सहेलियों को लेकर चौराहे पर चाइनीज ठेले वाले के पास जाती है। देखो, मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, अब तो मेरे साथ आई हो ना, तुमने मुझसे फ्रेंडशिप की है तो फ्रेंडशिप के नाम पर आज मैं तुम सबको अपना मनपसंद स्ट्रीट फूड खिलाऊंगी। अरे वाह रिया। भैया, सबको एक एक प्लेट नूडल्स और मंचूरियन लगा देना। सब मिलकर मजे से चाइनीज स्ट्रीट फूड खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जब बिल देने की बारी आती है तो रिया अपने आप से, ओहो, पैसे तो घर पर ही रह गए। रिया तुरंत अपने पति समीर को फोन लगाती है। समीर दफ्तर में बैठा है। क्या हुआ? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ हाँ, मैं ना स्ट्रीट फूड खाने आई थी थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ, तो पैसे लाना भूल गई, तो जरा सा 1100 रुपये पे कर दो। क्या? 1100? हाँ, मेरी फ्रेंड्स है ना मोहल्ले की, तो उनको भी खिला रही हूँ। ठीक है, मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ। समीर हैरान होकर अपने फोन से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद रिया घर वापस आती है और अपनी सहेलियों को बाय बोलती है। ठीक है, अब कल मिलते हैं। रिया घर में आती है। थोड़ी देर बाद समीर ऑफिस से घर आता है और पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ है। अरे, तुम्हें अगर स्ट्रीट फूड खाना था तो अकेले खा लेती। मोहल्ले की औरतों को खिलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा बहू, तुम स्ट्रीट फूड खाने गई थी? अगर तुम मुझे पहले बता देती कि स्ट्रीट फूड खाने जा रही हो तो मैं तुम्हें जाना ही नहीं देती। बहू की इस स्ट्रीट फूड खाने की आदत की वजह से पूरा ससुराल शुरू में तो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो सुबह शाम या दोपहर का मौका पाकर बाहर निकल जाती है और घर पर खाना नहीं खाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहू की आदत से पूरा ससुराल परेशान हो चुका है। वो सब्जी लेने का बहाना करके बाहर स्ट्रीट फूड खाने गई है और परिवार हॉल में बैठा है। बहू की इस स्ट्रीट फूड खाने की आदत की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आपसे ज्यादा मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि वो कभी भी पैसे मांग लेती है। अब बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ पापा जी, भाभी को उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हाँ, अब स्ट्रीट फूड खाने वाली बहू को उसका ससुराल स्ट्रीट फूड खाकर ही जवाब देगा। पूरा परिवार एक साथ घर से बाहर निकलता है और बहू के वापस आने से पहले ही ढेरों स्ट्रीट फूड पैक कराकर घर ले आता है। तभी रिया अपना पेट सहलाते हुए घर वापस आती है। बाप रे, कितना सारा खाना खा लिया मैंने। अब ऐसा लग रहा है कि बस बिस्तर मिल जाए और मैं गहरी नींद में सो जाऊं। वो हॉल में आकर देखती है कि कोई मोमोज, कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई सैंडविच, तो कोई समोसे कचौड़ी खा रहा है। आओ बहू, देखो, तुम्हें स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है ना, तो हम तुम्हारे लिए स्ट्रीट फूड लेकर आए हैं। तुम बताओ क्या खाओगी? नहीं मम्मी जी, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे भाभी, ऐसे कैसे? हम इतने प्यार से आपके लिए स्ट्रीट फूड लेकर आए हैं, तो आप कैसे मना कर रही हो? हमारे दिल तोड़ रही हो। हाँ हाँ, खाओ ना हमारे साथ। सब लोग रिया को जबरदस्ती स्ट्रीट फूड खिलाने लगते हैं। जबरदस्ती खाना खाने के बाद रिया अपने कमरे में आती है और पेट पकड़कर बेड पर गिर जाती है। बाप रे, मुझे पता होता कि मेरे ससुराल वाले भी मेरे लिए इतना स्ट्रीट फूड ला रहे हैं तो मैं खा कर ही नहीं आती। डबल डबल खाकर मेरे पेट की हालत खराब हो रही है। थोड़ी देर बाद समीर कमरे में आकर उसकी बातें सुनते हुए, इस परेशानी की वजह तुम खुद हो। अगली सुबह जब रिया नाश्ता बनाकर हॉल में आती है तो वो देखती है कि समीर बाहर से स्ट्रीट फूड ले आया है और पूरा परिवार वही खा रहा है। क्या आप सब स्ट्रीट फूड खा रहे हो? मुझे बता देते तो मैं नाश्ता नहीं बनाती। बाहू, क्या ही बताए तुम्हें, अब कल स्ट्रीट फूड खाकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रीट फूड ही खाएं और कुछ ना खाएं। बहू, वो सब तुम छोड़ो, ये लो स्ट्रीट फूड खाओ। ये देखो मोमोज कितने टेस्टी बने हैं। रिया नाश्ता साइड में रखकर वो खाने लगती है। तभी नेहा उसे समोसा और समीर दूसरा डिब्बा थमा देता है। बस बस, अभी नाश्ता ही करना है, पेट नहीं भरना। अरे अरे बहू, हम थोड़ा थोड़ा ही तो खिला रहे हैं तुम्हें। तुम्हें काफी पसंद है ना, तो खाओ भाई।
मजबूरी में रिया को वो सब खाना पड़ता है। दोपहर में जब रिया खाना बना रही होती है तो उसके सास ससुर किचन में आकर उसे खाना बनाने से रोक देते हैं। अरे बहू, खाना मत बनाओ, देखो हम कितना सारा स्ट्रीट फूड लेकर आए हैं, वही खाना खा लेते हैं ना। रिया इतना सारा स्ट्रीट फूड देखकर ही थोड़ी परेशान और चिड़चिड़ी सी हो जाती है। अरे मम्मी पापा, मैं स्ट्रीट फूड खाती हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं खाती जैसे आप लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया है। ये क्या है? भाभी जी क्या ही बताएं, आपको लगता था कि आप स्ट्रीट फूड खाने की चैंपियन हैं, लेकिन जब मुझे लत लगी तो मुझे लगता है कि मैं आपसे जीत सकती हूँ सारे कंपटीशन में। नहीं ननद जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। शाम के समय रिया अपने कमरे में परेशान होकर चक्कर काट रही होती है। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार स्ट्रीट फूड का इतना बड़ा दीवाना हो जाएगा। तभी उसकी सास सुनीता कमरे में आती है। चलो बहू, स्ट्रीट फूड खाने मार्केट चलते हैं। नहीं मम्मी जी, आप लोग जाओ, मुझे नहीं खाना। अरे बहू चलो ना। सास ससुर के बार बार मनाने पर रिया अनमने मन से स्ट्रीट फूड खाने बाजार जाती है। बाजार पहुंचते ही सास उसे स्टीम मोमोज वाले के पास ले जाती है और स्टीम मोमोज खरीद कर देते हुए, बहू लो खाओ। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं खाना। फिर ससुर जबरदस्ती उसे पिज्जा वाले के पास ले जाता है। बहू पिज्जा खाओ ना। नहीं पिताजी, नहीं खाना मुझे। अरे भैया, मेरी बहू तो ऐसे ही नाटक करती है। आप एक एक प्लेट हम सबके लिए लगा दो। सास ससुर जब जबरदस्ती रिया को पिज्जा खिलाने लगते हैं तो वो गुस्से में प्लेट दूर फेंक देती है। मम्मी पापा जी, जब मैंने आपको एक बार बोल दिया है कि मुझे नहीं खाना तो क्यों जबरदस्ती खिला रहे हो? बहू, जब तक तुम अपनी मर्जी से खाती थी तब तक तो तुम्हें सब पसंद आता था। अब हम खिला रहे हैं तो क्यों पसंद नहीं आ रहा? अब मम्मी पापा, हर चीज की एक हद होती है, आपने तो बिल्कुल वो हद पार कर दी है। बहू, वही हद तुमने भी तो पार की थी। तुम भी सुबह शाम दोपहर स्ट्रीट फूड खाती थी, खुद तो खाती थी लेकिन दूसरों को भी खिलाती थी। तुम्हें जितना खाना है खाओ, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन दूसरों को क्यों खिलाना? अगर तुम्हें खाना था तो हमसे बोल कर जाती। चुपके चुपके जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो आप लोग मेरी गलती की सजा दे रहे हो मुझे। हम सजा नहीं दे रहे हैं, तुम्हें समझाने के लिए ऐसा किया है। मैं समझ गई हूँ कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। अब मुझे स्ट्रीट फूड खाना होगा तो मैं खुद जाकर अकेले खाया करूंगी, किसी को साथ ले जाकर पैसे नहीं उड़ाया करूंगी और घर का खाना भी नहीं छोड़ूंगी। सास ससुर के प्यार से समझाने पर बहू पूरी तरह से समझ जाती है। वो जब भी स्ट्रीट फूड खाती तो खुद जाकर खाती और धीरे धीरे उसने स्ट्रीट फूड खाना भी बहुत कम कर दिया था।